जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स सब्जेक्ट का मैंने जो बुक लिखा है फिजिक्स एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर 8 का सेकंड पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे वीडियो आपको मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा और इसका पूरा बुक का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, सेक्शन डी एंड ई। पार्ट फर्स्ट का ए बी सी 3 सेक्शन हम लोग देख लिए। अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सेक्शन डी एंड ई। सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर है, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। सो पैराग्राफ आप लोग पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ सन सरफेस। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का है, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको, सीबीएसई का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अ क्रैकर्स। तो क्रैकर्स में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है। एंड थर्ड, डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा whether the following reaction is एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड नन ऑफ द अबव। ये कौन सा रिएक्शन बताना है ये देखिए। सो ये इधर सॉल्यूशन दिया मैंने, ये एक्चुअली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सॉल्यूशन दिया तो उसका टोटल एनर्जी जो क्यू एनर्जी मिलता है। सो क्यू एनर्जी इधर देखो, इनका मास है, मास दोनों का ऐड करो, बाद में 2 इंटू टोटल मास, जो मास दिए इसका टोटल मास H2 है, इसके लिए 2 इंटू दिस टोटल मास। देन ये जो रिएक्शन है, इधर रिएक्शन में दिया है पहले दिस मास, इसका मास 1 का, फिर सेकंड का मास इधर है, ओके, इसका मास ये है और ये दोनों का मास इधर दिया है। तो ये सारे आपको वैल्यू ले लेंगे, इधर मास दिए है। मास देने के बाद ए क्यू इज इक्वल टू H11 प्लस H13 H31, ये माइनस करके इन दोनों का, ये जो एक्चुअली इधर एरो चाहिए था ऐसा, ठीक है। सो ये एरो के बाद वाला जो राइट हैंड साइड इक्वेशन, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करो, जो एनर्जी मिल रहा है वो क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू इधर आ रहा है माइनस में, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन्स, वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन न्यूक्लियस इन द फिशन ऑफ यूरेनियम। तो इसका आंसर है 200 MeV। ये कहाँ से आया आंसर, आप थोड़ा पैराग्राफ देख लिया तो आपको पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा, इधर दिया है पैराग्राफ में, ये इधर से आंसर ले सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन करने के पहले पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस सेकंड क्वेश्चन 30 नंबर, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे अच्छे से और इस पैराग्राफ से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर से रिलेट करता है टॉपिक। ये इसमें वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड गैप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सारे पॉइंट्स हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जा रहा हूँ। Which energy band contains the energy levels of valence electron, that is called as a valence band? What characteristics distinguishes insulator from metal and semiconductor in terms of energy bands? So energy gap between the conduction band and valence band, ये इसका आंसर होगा।
क्योंकि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच वाला कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर वो सेमीकंडक्टर है कि मेटल है कि इंसुलेटर है पता चलता है। इंसुलेटर के लिए लार्ज डिस्टेंस है ये, और मेटल के लिए ओवरलैप नहीं तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और सेमीकंडक्टर के लिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होल चाहिए। Which type of semiconductor has a small energy gap between the conduction and valence band? That is the intrinsic semiconductor. What is the relationship between the number of free electrons and number of holes in the intrinsic semiconductor? That is the equal. The energy gap between the valence band and conduction band of a substance is 6 electron volt. वो तो डायमंड का है. The substance is a insulator. Now section E, there are 3 questions, 5 mark questions, each question having option, सबको ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन है 5 मार्क का क्वेश्चन। सो इसका पहला क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू। कैपिटल क्यू में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए इधर फॉर्मूला है, लेट अस फाइंड द फोर्स ऑन क्यू एट द पॉइंट सी। इधर पॉइंट बनाया मैंने डायग्राम, ये पॉइंट सी में कितना फोर्स है हमें फाइंड आउट करना है। तो ये है और ये साइड भी अगर ये है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 आएगा। ओके, सो इस क्यू के वजह से जो फोर्स है, इस क्यू के वजह से जो फोर्स है, इस क्यू के वजह से जो फोर्स है, ये तीनों फोर्स पहले फाइंड आउट करो। तो ये तो फर्स्ट F3, तो क्यू के लिए ये F3 चार्ज ले लेंगे इस क्यू की वजह से, और दूसरा F23 ये फोर्स होगा F23, और इसके वजह से जो फोर्स है F2, तो और F1 देखो ये 1 by 1 फोर्स निकालो, F1, F2, F3 देन F23। तो ये 4 फोर्स जब आपको मिलेगा तो इसमें से देखो, इसमें मैं और एक बार समझा देता हूँ। हाँ, इधर देखो अभी ये इस क्यू से जो फोर्स मिलेगा ये F2 है, और इस स्मॉल क्यू से जो फोर्स मिलेगा वो F3 है। इन दोनों का कंबाइन करने के बाद इनका वेक्टर सम जो आएगा वो F23 मिलेगा, वो फोर्स होगा F23। देन F23 प्लस इस क्यू से जो फोर्स मिलेगा वो F1। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, F1 प्लस F23। तो F1 क्या आएगा आपका, F1 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, दोनों कैपिटल क्यू है ना, ये भी क्यू है ये भी क्यू है। तो ये फोर्स मिला आपको 1/4πε0 Q²/2 A²। फिर सेकेंड F2 के लिए जो फोर्स मिलेगा वो BC का अलाउ, तो F2 का फोर्स क्या होगा 1/4πε0 क्या स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपन A²। फिर F3 इस स्मॉल क्यू से DC से, तो होगा F3 = 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू अपन A²। देन F23 क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। ओके, सो उसमें क्या होगा फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू √2 अपॉन A²। उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है वो। देन नेट फोर्स ऑन क्यू एट पॉइंट C इज F1 प्लस F23, सो दैट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन A² विद इन ब्रैकेट इधर 1 है 1 प्लस √ Q। This force is directed along AC for the charge
capital Q at the point A, the force will have the same magnitude but will be in along CA के along ये force होगा. इसका B पार्ट है, find the equivalent capacitance between A and B in the combination given below. Each capacitance is a 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस. देखो इधर इतना पार्ट को पहले देखो, बीच वाला ये पार्ट, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं. ये तीनों सीरीज नहीं है, ये तीनों पैरेलल है. पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लो. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा C2 प्लस C3 प्लस C4 ये मिलेगा. और सब 2 2 है, इसके लिए 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया इसको. उसके बाद ये पैरेलल है C1 एंड C5 पैरेलल है. तो ये CP और C1 एंड C5 ये तीनों पैरेलल है. तो ये ऐसा सर्किट डायग्राम बनेगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला यूज करेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CP प्लस 1/C5. तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/6. देन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/7 माइक्रोफैरड. इस टोटल क्वेश्चन को और क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट है. A spherical conducting cell of inner radius R1 दिया and outer radius R2 दिया, has a charge Q. A charge small q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on the inner and outer surface of the cell? Surface charge density inner और outer में क्या होगा? Then write the expression for electric field at a point x greater than R2. R2 से ज़्यादा डिस्टेंस है from the center of the cell, outside the spherical cell. ठीक है. तो पहला चार्ज कैपिटल Q resides on the outer surface of the spherical cell. चार्ज कैपिटल Q इधर बाहर है. Due to charge small q placed at the center, so charge induced on inner surface is minus q. बाहर अगर स्मॉल q अगर ले लिया, ये सॉरी बाहर q प्लस स्मॉल q है बाहर में, तो अंदर में क्या हो जाएगा इसमें, ये माइनस स्मॉल q इंड्यूस करे. एंड ऑन आउटर सरफेस इट हैज़ प्लस q. आउटर सरफेस से प्लस q होगा. ये क्या टोटल क्या होगा, q प्लस ई q होगा और अंदर में माइनस q होगा. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4πr1 स्क्वायर. और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस q प्लस q, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q 4πr2 स्क्वायर. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा दोनों. फिर फॉर एक्सटर्नल पॉइंट होल चार्ज एक्ट्स एट अ सेंटर सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x ग्रेटर देन R2 इज इक्वल टू 1/4πε0 q प्लस q अपॉन x स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए जो इक्वेशन वही होगा, लेकिन इधर चार्ज अंदर का और बाहर का दोनों चार्ज ऐड होगा बस. इसका बी पार्ट है, a charged particle having a charge of -2 × 10⁶ coulomb is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density as 4 × 10⁻⁻6 coulomb per meter. What will be the force of attraction between them? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें निकालना है. सो इधर क्या क्या दे देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है एंड चार्ज पार्टिकल में चार्ज दिया है, चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों दिया है. और नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. देन फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेट विथ द चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय, देन दैट इज अ E is equal to sigma upon 2ε0. So now the force between the charge plate and the charge is F is equal to E into Q.
ई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। देन एफ इज इक्वल टू वैल्यू पुट करो सारा जो गिवन वैल्यू है और आपको आंसर मिले फोर्स इज इक्वल टू माइनस 0.45 न्यूटन 45 न्यूटन। देन द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट force between them is attractive. Question number 32. Two cells of EMF C1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series. There are an expression for equivalent EMF and the equivalent internal resistance of cell. तो इसके लिए हम लोग पहला डायग्राम बनाया, सेपरेट कनेक्ट किए सीरीज में और बाद में इक्विवेलेंट सर्किट बनाए नीचे। तो ये हो गया E1 फर्स्ट सेल, R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 सेकंड सेल, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस। कंबाइन करने के बाद उसका इक्विवेलेंट EMF E की E इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E इक्विवेलेंट, सो R इक्विवेलेंट। देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, AB प्लस BC। तो पहले लिखेंगे VAB, VAB is equal to VA minus VB, that is E1 minus IR1. Similarly, potential difference between B and C, VBC is equal to VB minus VC, that is E2 minus IR2. तो दोनों का ऐड करो, क्या मिलेगा, VAC is equal to E1 plus E2 minus I within bracket R1 plus R2। ये I कॉमन ले लिया दोनों में, ये ऊपर का इक्वेशन से। If E equivalent and R equivalent are the EMF and the internal resistance of combination of the cells, therefore again VAC is equal to E equivalent minus I into R equivalent। ये इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर करो। इक्वेशन 3 एंड 4 कंपेयर करने के बाद E equivalent is equal to E1 plus E2 मिलेगा and R equivalent is equal to R1 plus R2 मिलेगा। In general, if we are connecting n cell, then the E equivalent is equal to E1 plus E2 plus dash 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 plus EN, and R equivalent is equal to R1 plus R2 plus dash 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 plus RN. If the negative terminal of first cell is connected to negative terminal of second cell, instead of negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second cell, then the equation is E equivalent is equal to E1 minus E2 and R equivalent is equal to resistance always ऐड होता है, तो रेजिस्टेंस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ। सेल अगर उल्टा कनेक्ट किया तो जो उल्टा सेल कनेक्ट किया उसको हम लोग माइनस लिखते हैं। उसका बी पार्ट है, इन द मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर, इधर नहीं है, मैं बना देता हूँ। द बैलेंस point is found to be 40 cm from end A. If the resistance of 10 ohm is connected in series with R, then balance point is obtained 60 cm from A. Calculate the value of R and S. In the meter bridge experiment, अभी देखो इसमें मैं मीटर ब्रिज बना रहा हूँ, इधर दिया नहीं, ओके चलो। मीटर ब्रिज ये इसमें आपको पहला कनेक्ट किया R, इस फर्स्ट गैप में R कनेक्ट किया है, एंड सेकंड पार्ट में आप यस कनेक्ट किया है, ओके। सो बीच से गैल्वेनोमीटर एंड इधर से जॉकी। तो पहला क्या किया, इन मीटर ब्रिज इधर नीचे बैटरी की एंड रियोस्टेट। देखो इन दिस फिगर द बैलेंस पॉइंट ए इधर है और पॉइंट सी इधर करेंगे, ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। देन द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 40 cm फ्रॉम एंड ए।
अभी बैलेंस पॉइंट इधर लिख रहे हैं 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इफ 10 ओम रेजिस्टेंस एस के साथ कनेक्ट किया हम लोगों ने, सॉरी आर के साथ कनेक्ट किया, 10 ओम रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट करो। तो इधर 10 ओम रेजिस्टेंस अगर आप आर के साथ कनेक्ट किया तो ये से इन सीरीज बोला, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में इधर पैरेलल होगा, इधर इन सीरीज कनेक्ट करो। तो कनेक्ट करने के बाद ये 10 ओम है, ये कनेक्ट करने के बाद तो सीरीज वाला का रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करो। फिर वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस अपॉन आर अपॉन एस इक्वल टू 40/60। तो इसका जो भी वैल्यू मिलेगा आर इक्वल टू 3s अपॉन 2s अपॉन आर, 2s अपॉन 3। और बाद में हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें ना, r प्लस 10 होगा, r प्लस 10 अपॉन एस इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, देन 2r प्लस 20 इज इक्वल टू 3s। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एस का वैल्यू मिलेगा आपको पहले, और एस का वैल्यू मिल गया तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, आपको आर का वैल्यू भी मिल जाएगा। सिंपल है, डायग्राम नहीं दिए तो भी आप कर सकते हैं इसमें, बिना डायग्राम के ही, डायग्राम का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, बिना डायग्राम से भी ये समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor, derive an expression for conductivity of wire in terms of number, density and relaxation time. Hence obtain the relation between current density and the applied electric field. So इसके लिए पहला हम लोग हमें पता है एक्सलरेशन कितना है। एक्सलरेशन इधर a इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम है। देन डायरेक्ट वेलोसिटी हमें पता है, डायरेक्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ है। सो करंट और डायरेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता है हमें, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी है। देन आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी का वैल्यू पुट करेंगे इधर, वी डी का वैल्यू पुट करो। वी डी का वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगा, एन ई स्क्वायर ए ई अपॉन एम इंटू टाउ। सो इधर बट जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, फिर ये जो आई मिला हमें, दिस इज आई, आई अपॉन ए करो तो हमें क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी। तो अपॉन ए अगर किया तो ये इधर का ये इधर लेके आया, इधर बचेगा एन स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइड बाई एम। So the term this is a conductivity, is a term there n e square tau upon m, this term is a conductivity. So conductivity is equal to n e square upon m into tau, so that J is equal to conductivity into E. Next question है, using Kirchhoff's rule calculate the current in the arm AC ऑफ द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आर्म AC फाइंड आउट करना है आपको, और उसका C पार्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द मेटाबॉलिज्म ऑफ, ये एक्चुअली डायग्राम ऊपर होना चाहिए और बाय मिस्टेकली नीचे आ गया। इसमें AC जो है, AC पार्ट में कितना करंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप किरचॉफ्स रूल यूज़ करेंगे दो मेश के लिए। वन है ई एफ सी ए ई, देखो ई एफ सी ए ई, एक लूप ले लो, फिर ए सी डी बी ए, ये लूप ले लो। दो लूप किरचॉफ्स लॉ का है, दो लूप लेने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा। और ये चीज़ याद रखना, और एक बार बता रहा हूँ, इधर करंट का डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं आप, इधर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये करंट का डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं ई टू एफ, इधर रेजिस्टेंस है और I1 करंट है, तो I1 इंटू 30 करंट का डायरेक्शन में जाना है तो माइनस ले लो। और इधर बैटरी के लिए ए टू सी जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो आप माइनस लेना है।
और C2A अगर आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो उस टाइम में आप प्लस ले लो, +40 लाइक दिस। इधर भी ऐसा ही लेना है 80 वोल्टेज का। तो इससे आप दो लूप और मेश का जो इक्वेशन बनेगा, ये सिंपल तरीके से इक्वेशन मिलेगा आपको। ये इक्वेशन मिलेगा सेकंड का, ये इक्वेशन मिलेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको I1 एंड I2 मिलेगा। एंड द टोटल करंट थ्रू द आर मेश इज इक्वल टू I1 + I2 करो, क्योंकि दोनों बैटरी इधर है। देखो एक इधर से आ रहे हैं और ये इधर से ऐसे जा रहे हैं। ओके, सो दोनों को ऐड करना है। और थर्ड में क्या लिखा है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द मीटर ब्रिज वर्क एंड व्हाई आर द मेटल स्ट्रिप्स यूज्ड इन द मीटर ब्रिज। तो उसका आंसर है मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द व्हीटस्टोन्स ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन। ये कौन सा प्रिंसिपल, ये बहुत आपको कहीं मतलब बहुत सारे बुक में मिलेगा नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना कि व्हीटस्टोन मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं तो व्हीटस्टोन नेटवर्क भी बोल सकते हैं आप। एंड वाई द मेटल स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। मेटल स्ट्रिप्स विल हैव लेस रेजिस्टेंस टू मेंटेन द कंटिन्यूटी विदाउट एडिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, what are coherent sources of light? State two condition for two light sources to be coherent. ये कोहेरेंट के लिए कंडीशन है। इसके पहले हम लोग देखा था स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, उसका कंडीशन। कोहेरेंट के लिए कंडीशन है ये। और उसके पहले कोहेरेंट सोर्स क्या है? कोहेरेंट सोर्स आर दोज which are exactly the same frequency and are in this same phase or have a zero or constant phase difference. Coherent sources are those which have exactly same frequency and are in this same phase or have a zero or constant phase difference. तो आप सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस आर दैट सोर्सेस हुज फेज डिफरेंस इज 0 और कांस्टेंट। कंडीशन क्या देखो, द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमैटिक एंड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन सिंगल सोर्स। एक सिंगल सोर्स से होना चाहिए वो। एंड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स शुड बी इक्वल, उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। Then the condition for interference fringes to be seen is S upon B is less than lambda upon D, where S is the size of the source and B is the distance of this source from the plane of the slit. तो ये है हमारा एक थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इधर दिया है C वाला, और उधर रिपीट हो गया, इधर है। If S is the size of the source and B its distance from the plane of the two slits, what should be the criteria for the interference fringes to be seen? उसके लिए ये कंडीशन है, S upon D is less than lambda upon D। इसका सेकेंड पार्ट जो B पार्ट है, बड़ा पार्ट है, वो है there are mathematical expression for width of the interference fringes obtained in a Young's double slit experiment with the help of suitable diagram. Width of the interference fringes, तो उसके लिए हम लोग पहले Young's double slit experiment एक्सप्लेन करेंगे। तो suppose a narrow slit S is illuminated by the monochromatic light of wavelength lambda. The light rays from two coherent sources S1 and S2 are reaching a point P on the screen। इस स्क्रीन में पॉइंट P है, ये S1 और S2 है। तो इधर देखो ये S1T, जब ऐसा ये लाइन देख लिया तो आपको S1P एंड TP दोनों सेम होगा। तो जो ये एक्स्ट्रा S2T जो है
ये पाथ डिफरेंस है उनका। देन पाथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस S1P, ये होगा पाथ डिफरेंस। देन सपोज अ नैरो सॉरी, तो इसके लिए हमें ये पाथ डिफरेंस का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड, हमें पता है पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो वो डार्क फ्रिंज होता है और डार्क बैंड होता है, और सॉरी ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट बैंड होता है। और इफ द पाथ डिफरेंस इज 2n माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द लैम्डा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये अगर कंडीशन होगा ये पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज के लिए। तो अभी हम लोगों को ये करना है S2P माइनस S1P। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। देन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल्स S2BP एंड S1AP, S2BP पाइथागोरस यूज करो, और इधर S1AP। तो ये जो डिस्टेंस है S1A एंड S2B, ये डिस्टेंस D है, और सेंट्रल ब्राइट बैंड O से पॉइंट P x डिस्टेंस पे, सपोज स्मॉल x डिस्टेंस पे। देन सेंटर से S1 एंड S2 सेंटर से एक लाइन खींचा, वो लाइन अगर स्क्रीन पे लेके आया एट पॉइंट O, उधर जो फ्रिंज मिलेगा वो ब्राइट फ्रिंज होगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस उधर 0 होगा। सो नाउ D/2 ऊपर और नीचे D/2, टोटल डिस्टेंस है हमारा D, स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है टोटल स्मॉल d। नाउ पहला फर्स्ट S2BP, इधर पाइथागोरस यूज करने के बाद हमें ये मिलेगा D² प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर। ये देखो इधर से लेकर ये x है और ये एडिशन D/2 है, इनका होल स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। देन सेकेंड के लिए S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D² प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर। देन ये दोनों इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करो, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D² प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस D² प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 2xd। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले यूज़ करो, तो a प्लस बी ए माइनस बी, उससे आपको मिलेगा S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P। S2P minus S1P is a path difference, that is equal to 2xd by S2P plus S1P. But there is a very small distance between the two slits, so that S2P and S1P is approximately equal to D, so that S1P plus S2P is equal to D plus D, that is a 2D. Then path difference is equal to 2xd by 2d. Then path difference is equal to xd by capital D. For constructive interference मतलब bright fringe, this path difference is equal to n lambda, and for the destructive interference, this path difference is x small d upon capital D is equal to 2n minus 1 lambda by 2. Now fringe width. What is fringe width? Fringe width is a distance between two consecutive bright fringes or dark fringes, that is denoted by beta. So that for nth bright band or bright fringe, xn equal to n lambda d by d, वो इस इक्वेशन से बना, इस इक्वेशन से। ओके, तो इधर x इधर ही रखो, d और कैपिटल D इधर ले लो, तो कैपिटल D लैम्डा इंटू एन डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ये वैल्यू मिलेगा। सो एक्स एन प्लस 1 के लिए एक्स एन प्लस 1 लैम्डा d बाई स्मॉल d। सो ये एक
फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, और ये n+1 ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों का डिफरेंस मतलब फ्रिंज विड्थ। देन बीटा इज इक्वल टू xn+1 माइनस xn, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो तब बीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा ये xn+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी। तो इसको थोड़ा स्प्लिट करो, ऐसा मिलेगा इक्वेशन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी एंड बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये अगर आप लोग डार्क फ्रिंज के लिए भी अगर किया तो डार्क फ्रिंज के लिए भी सेम वैल्यू आएगा। सो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मतलब डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज इक्वली स्पेस्ड, दोनों सेम फॉर्मूला है। तो सी पार्ट अभी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका आंसर पहले लिखा था। इसका और क्वेश्चन, डिराइव द लेंस फॉर्मूला फॉर थिन कॉन्क्यू लेंस यूजिंग नेसेसरी रे डायग्राम। बहुत बार कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा जाता है, और सिर्फ अगर आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करने की बोला, कुछ कंडीशन नहीं है, तो आप कॉन्वेक्स कॉन्क्यू जो इजी हो कर सकते हैं। लेकिन इधर कंडीशन दिया फॉर थिन कॉन्क्यू लेंस, तब आप कॉन्वेक्स लेके किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो कॉन्क्यू लेके करना पड़ेगा। उसका सिंपल रे डायग्राम इधर मैंने दिखाया दिया है, देखो ए बी इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, इधर से एक रे तेज जा रहा है मतलब पैरेलल, और एक रे सेंटर से आ रहा है। तो ये जो पैरेलल जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है, उसका डॉटेड लाइन से इधर एफ तक लेके आया, और सेकंड इधर से जो रे ये बाहर जा रहा है, तो ये बैक साइड कहाँ आएगा, तो कहाँ इस सेकंड रे को टच करेगा, ये बन गया उसका इमेज ए डैश बी डैश। वो डिस्टेंस है पी एंड फोकल लेंथ एफ। फिर अभी हम लोग को सिंपल फार्मूला जैसा उस थिन लेंस फार्मूले में मैंने समझाया था और मिरर फार्मूला में भी समझाया था, तो वो ट्रायंगल याद रखना है आपको। ए बी ओ, इधर देखो ए बी ओ एक ट्रायंगल है, और ए डैश बी डैश ओ एक ट्रायंगल है, आर सिमिलर। तो उस टाइम में हम लिखेंगे ए बी अपन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ बी अपन ओ बी डैश। ये पहला दो, फिर ये दो बी डैश ओ। आल्सो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल देखो इधर एन ओ एफ, सेकंड ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एन ओ एफ। ये दोनों ट्रायंगल में एन ओ अपॉन ए डैश बी डैश एंड ओ एफ अपॉन बी डैश एफ, ये वैल्यू। तो ये इक्वेशन, बट एन ओ इज इक्वल टू ए बी, देखो एन ओ जो है, एन ओ मतलब ए बी है, तब ए बी ले लेंगे तो फिर वही इक्वेशन मिलेगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। फिर ये इक्वेशन कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2। फिर इधर क्या है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की जगह ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन ओ एफ बी डैश। फिर हमें ओ बी पता है, ओ बी क्या है देखो, ओ बी इज यू, दैट इज अ माइनस, लेफ्ट साइड है। सेकेंड ओ बी डैश भी पता है, ओ माइनस वी, ओ एफ पता है, ओ माइनस एफ, ये सारे वैल्यूबल पता। और इधर हमें एफ बी डैश पता नहीं, एफ बी डैश देखो कहाँ है, एफ बी डैश पता नहीं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ओ मतलब एफ माइनस बी डैश ओ मतलब वी, एफ माइनस वी ले सकते हैं, तब ये मिलेगा। तो हो गया माइनस एफ माइनस वी मतलब माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये हो गया माइनस यू अपन माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपन माइनस एफ प्लस वी। सो ये इधर माइनस माइनस कट हो गया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आपको
यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ, ये इक्वेशन मिलेगा। दैट इज इक्वल टू यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ, डिवाइडिंग यू वी एफ से डिवाइड करो, आपको ये मिलेगी इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस फार्मूला। इसका बी पार्ट है न्यूमेरिकल। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लिखा है मतलब प्लस एफ, एंड कॉन्क्यू लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्क्यू लेंथ माइनस एफ 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर आर केप्ट 30 centimeter apart with their principal axis coincident. When an object is placed 30 centimeter in front of convex lens, calculate the position of final image formed by the combination. Would this result change if the object were placed 30 centimeter in front of concave lens? Two reason. पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्वेक्स लेंस के सामने है, ये 30 सेंटीमीटर यू 30 सेंटीमीटर मिला, ये आपको 20 सेंटीमीटर मिला, तब वी निकाल दो, वी मिलेगा आपको 60, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करने से। ये देखो इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस 30 है ना, आंसर कितना मिलेगा 60 मिला। 60 मिला मतलब इधर कहीं तो पीछे होगा, ये 30 मतलब इधर मिल सकता है इसे, ठीक है। देन U फॉर कॉन्क्यू लेंस इज इक्वल टू +30, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 60 है, 60 में से इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस 30 है, ये 30 माइनस किया तो ये 30 बचेगा, तो 30 बचेगा, तो ये क्या बन गया, इसके लिए U बनेगा प्लस, इस साइड है मतलब प्लस, इसके लिए U बनेगा, इसके लिए जब U बनेगा तब वो U लेंगे और उसका फोकल लेंथ लेंगे तो उससे V मिलेगा, तो V मिलेगा आपको -30 सेंटीमीटर, मतलब -30 सेंटीमीटर इधर से फिर वापस इधर। तो नो इधर का क्वेश्चन ये भी पूछे, सेकंड क्वेश्चन इसमें, वुड दिस रिजल्ट चेंज इफ द ऑब्जेक्ट वेयर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्क्यू लेंस? कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, दोनों 30 सेंटीमीटर पे ही। नो द रिजल्ट विल नॉट चेंज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये पेपर अभी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 9 एंड पेपर 10 देखेंगे। थैंक यू।